हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म। केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब बिना पीएचडी की डिग्री वाले छात्र भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह राहत ऐसे समय में दी गई है जबकि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हालांकि यह राहत सिर्फ इसी सत्र के लिए दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के साथ साथ पीएचडी भी जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा में यह जानकारी दी है। साथ ही बताया कि कोरोना संकट के चलते छात्रों ने उनसे इसमें राहत की मांग की थी। उनका कहना है कि 2 साल से चल रहे कोरोना संकट के चलते उनकी पीएचडी पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह राहत उन्हें सिर्फ इसी सत्र में दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है, 25 हेलीकॉप्टर समेत 13,165 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद को डीएसी की मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है, जिनमें 25 स्वदेश विकसित आधुनिक हल्के मार्क 3 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद यानी कि डीएसी की बैठक में खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए आईडीडीएम खरीद के तहत मैसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से करीब 3,850 करोड़ रुपए में 25 मार्क 3 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। आईडीडीएम से आशय भारत में डिजाइन विकसित और तैयार उत्पादों से है। इसी तरह स्वदेशी गोला बारूद को बढ़ावा देते हुए डीएसी ने रॉकेट के गोला और बारूद की एक खेप 4,962 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दी है। कुल खरीद में 11,486 करोड़ रुपए के उपकरण और प्लेटफॉर्म घरेलू निकायों से खरीदे जाएंगे। कानून बनाकर भी नहीं छीन सकते, अवमानना में सजा देने की सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले में कहा कि अवमानना में दंडित करने की सुप्रीम कोर्ट को मिली शक्ति संवैधानिक शक्ति है और इसे कानून बनाकर भी नहीं छीना जा सकता। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने न्यायालय की छवि धूमिल करने और आदेश के मुताबिक 25 लाख रुपए जमा नहीं कराने पर गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दहिया को अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दहिया को नोटिस जारी कर सजा पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 अक्टूबर को अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल और एम सुंदरेशन की पीठ ने अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट की दंडित करने की सख्ती का जिक्र करते हुए संविधान के अनुच्छेद 129 का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा और उसे न्यायालय की अवमानना में दंडित करने सहित सारी शक्तियां होंगी। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए प्राप्त विशेष शक्तियों का भी जिक्र किया है। पीठ ने फैसले में कहा है कि अगर दोनों संवैधानिक प्रावधानों की तुलना की जाए तो अनुच्छेद 142 के उपखंड 2 में सुप्रीम कोर्ट को मिली शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन हो सकती है, लेकिन अनुच्छेद 129 में ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दहिया को अवमानना में दोषी ठहराते हुए कहा कि हमारा मानना है कि अवमानना करने वाला शख्स स्पष्ट तौर पर दोषी है और अदालत को नाराज करने के उसके कदम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, सरकारी पदों पर अनुच्छेद 14 व 16 के अनुरूप होनी चाहिए नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकारी पदों पर नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के अनुरूप होनी चाहिए और पात्रता मापदंड एक समान होना चाहिए, जिसमें मनमाने चयन की कोई गुंजाइश न हो। शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर में एक प्राथमिक शिक्षक का चयन दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की है। उम्मीदवार पात्रता मापदंड के हिसाब से अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुका था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ
जम्मू कश्मीर सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार के मामले में अवसरों की समानता की बात करता है। नेक्स्ट न्यूज है कि बेहतर आर्थिक सहयोग से प्रेरित हो भारत और मेक्सिको की साझेदारी। ये स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत व मेक्सिको के बीच अहम साझेदारी बेहद आर्थिक सहयोग से प्रेरित होनी चाहिए। उन्होंने मेक्सिको की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और औषधि जैसे क्षेत्रों की समस्याओं पर चर्चा की है। जयशंकर इस समय मेक्सिको की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री के रूप में यह दक्षिण अमेरिकी देश का उनका पहला दौरा है। उन्होंने मंगलवार को मेक्सिको के कारोबारियों और वहां काम कर रही भारतीय कंपनियों के साथ सकारात्मक चर्चा की है। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, मेक्सिको की कंपनियों के सामने भारत में निवेश का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुरूप भारतीय व्यापारियों को हमारा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, औषधि, कृषि, ऑटो व खास उद्योग सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा की गई है। बेहतर आर्थिक सहयोग से हमारी महत्वपूर्ण साझेदारी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जयशंकर पिछले 41 वर्षों में मेक्सिको की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अमेरिका गए थे और उसके बाद मेक्सिको के अपने समकक्ष कासाउबोन के निमंत्रण पर उनके देश पहुंचे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मेक्सिको इस समय दक्षिण अमेरिका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वह वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। नेक्स्ट है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि ईसीजीसी को 4,400 करोड़ रुपए की मदद देगी सरकार। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 6 माह में निर्यात के मोर्चे पर मिली सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईसीजीसी लिमिटेड को 4400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह सरकारी कंपनी निर्यात को बीमा कवरेज मुहैया कराती है। इस पैकेज में से 500 करोड़ चालू वित्त वर्ष के दौरान और इतनी ही राशि अगले वर्ष के दौरान दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया है। अगले वित्त वर्ष के दौरान ईसीजीसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा। इस फैसले के बारे में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 4400 करोड़ की मदद से ईसीजीसी 88,000 करोड़ का बीमा कवरेज दे सकेगी। इसमें 3 लाख करोड़ मूल्य के निर्यात को मदद मिलेगी। इससे छोटे व मझोले निर्यातकों को अधिक फायदा होगा, क्योंकि इस कंपनी के बीमा कवरेज लेने वालों में ऐसे निर्यातक की हिस्सेदारी 97% है, जिन्होंने बताया है कि समिति ने विदेश में भारत की मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए जारी नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के लिए भी 1,650 करोड़ की मदद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट न्यूज है कि ओवरसीज बैंक को पीसीए से बाहर किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को पीसीए दायरे से बाहर कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि आईओबी ने विभिन्न मानदंडों पर सुधार किया है। बैंक ने यह लिखित भरोसा भी दिलाया है कि वह न्यूनतम पूंजी नियमों का पालन करेगा। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वित्तीय निगरानी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के नतीजों के प्रकाशन के आधार पर पाया कि बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए मानकों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक को वर्ष 2015 में पीसीए के तहत डाला गया था। आरबीआई के अनुसार आईओबी को पीसीए अंकुश से बाहर करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि कोरोना काल में विदेशी कर्ज 2.1% बढ़ा। वैश्विक बिरादरी में चीन पर बढ़ते कर्ज की चर्चा काफी गर्म है, लेकिन भारत सरकार ने विदेशी कर्ज की स्थिति का जो आंकड़ा दिया है वो ज़्यादा चिंता पैदा करने वाला नहीं दिख रहा है। मार्च 2021 के आखिर में देश पर कुल 570 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 21.1% था। यह स्तर कई विकासशील देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। मार्च 2020 में जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज का स्तर
20.6% था। समग्र राशि के तौर पर देखा जाए तो पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में 2.1% ज्यादा विदेशी कर्ज लिया है। विदेशी कर्ज की स्थिति पर वित्त मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में इस स्थिति का पता चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर विदेशी कर्ज की कुल राशि बढ़ी है तो देश में विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ा है। इसके बढ़ते विदेशी कर्ज के नकारात्मक असर को समायोजित करने में मदद मिली है। मार्च 2020 में विदेशी कर्ज के मुकाबले विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 85.6% था, जो मार्च 2021 में 101.2% हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है ECLGS की अवधि को मिला विस्तार। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत कर्ज लेने की अवधि को विस्तार दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि योजना की अवधि और 6 माह यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। योजना के अंतर्गत वितरण की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी गई है। विभिन्न उद्योग संगठन और पक्ष व कंपनियां इस योजना की अवधि की मांग मंत्रालय से कर रहे थे। कोरोना संकट के दौरान पिछले वर्ष सरकार ने नकदी की समस्या से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों की मदद के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए की यह योजना लॉन्च की थी। योजना में संशोधन का मकसद कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित कंपनियों की मदद करना है। इसमें यह भी कहा गया कि ECLGS 1.0 और 2.0 के तहत मौजूदा कर्जदार 29 फरवरी 2020 या 31 मार्च 2021 तक बकाया कुल ऋण, इसमें से जो भी अधिक हो का 10% तक अतिरिक्त कर्ज मदद के रूप में ले सकते हैं। सहकारिता में सुधार प्रक्रिया शुरू। सहकारिता क्षेत्र की मुश्किलें आसान करने के लिए मंत्रालय सक्रिय हो गया है। इसमें स्पष्ट है कि सहकारिता क्षेत्र में के दिन जल्द भरने वाले हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में सुधार की प्रक्रिया तेज गति से शुरू हो गई है। इस बात का संकेत सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कराधान संबंधी विसंगतियां में सुधार कर उसे तर्कसंगत बनाना पहली प्राथमिकता है। टैक्स में राहत देने के बारे में गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त और सहकारिता मंत्रालय के अधिकारी में इसे लेकर कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सहकारी संस्थाओं के लिए दीपावली तोहफे के रूप में इसकी घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय सम्मेलन में भी कुछ सहकारी नेताओं ने सहकारी संस्थानों पर लगने वाले विसंगतिपूर्ण तरीके से लगाए जाने वाले टैक्स का मुद्दा उठाया था। इस पर शाह ने टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया था कि इन सभी मुद्दों पर उनका ध्यान है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल फिर से कांग्रेस की कमजोरियों के बारे में बताया गया है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू अड़े हुए हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर, वो भाजपा के जो गृह मंत्री हैं या भारत सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मिले थे। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि वो शायद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंतर्कलह और कमियों को उजागर करता है। हालांकि ये आर्टिकल हमारे मतलब का नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है कि सिविल सेवा परीक्षा की खामियां। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। यूपीएससी की तारीफ की जानी चाहिए कि हजार बाधाओं के बीच आज़ादी से अब तक इसकी समय पालन जैसी क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं लगा है, विशेषकर तब जब हर राज्य के प्रांतीय आयोग 2-4 साल से पहले अपनी राज्य स्तर की परीक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। भ्रष्टाचार, परीक्षा रद्द करने की बातें आए दिनों सुनाई मिलती हैं। वर्ष 2020 के लिए घोषित 836 पदों के लिए 761 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। 3 चरणों में संपन्न होने वाली परीक्षा के प्रारंभिक चरण में लगभग 5 लाख उम्मीदवार बैठे थे, जिनमें से 10,554 मुख्य परीक्षा देने के योग्य पाए गए। साक्षात्कार के लिए 2053 उम्मीदवार बुलाए गए थे। इस बार के परिणामों की कुछ बातें ध्यान खींचती हैं, जैसे पहले 25 टॉपर्स में 12 महिलाएं हैं और कुल मिलाकर 35% से ज़्यादा महिलाएं उम्मीदवार सफल हुई हैं। तालिबान द्वारा महिलाओं को सताए जाने और क्रूरता के बीच भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का झंडा बुलंद हो रहा है। इस बार 10% उम्मीदवार कमजोर आर्थिक आधार पर भी चुने गए हैं।
पिछले 10 वर्षों की तरह इस बार भी 70% से अधिक इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वालों का बोलबाला रहा है। चिंता की बात यह है कि इनमें से अधिकांश ने मुख्य परीक्षा में एंथ्रोपोलॉजी, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल जैसे वैकल्पिक विषय लेकर यह परीक्षा पास की है। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि वैकल्पिक विषय पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने चाहिए। इसकी जगह कानून तथा लोक प्रशासन जैसे विषयों को सामान्य ज्ञान के प्रश्न के रूप में शामिल करके अनिवार्य बना देना चाहिए। वर्ष 2000 में वाईके अलग समिति ने भी इस विषय की सिफारिश की थी। इसमें वैकल्पिक विषय के स्तर पर होने वाली असमानता भी समाप्त हो जाएगी। आयोग के समक्ष पिछले 10 वर्षों से प्रारंभिक परीक्षा को लेकर भी बार बार शंकाएं उभर रही हैं। ऐसे हजारों उम्मीदवार हैं जो लगातार प्रारंभिक परीक्षा में फेल होते रहे हैं, फिर टॉपर बन गए हैं। ऐसे उम्मीदवारों की भी कमी नहीं है जो पहले प्रयास में अच्छी रैंक ले आते हैं। सच्ची प्रतिभा रातों रात इतनी ऊंचाई नहीं छूती। जरूर यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली में कोई दोष है जिसे और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्ष 1979 में कोठारी समिति ने सभी प्रशासनिक सेवाओं में एक ही परीक्षा की सिफारिश की थी। इससे पहले 30 वर्षों तक ऐसी अनियमितताएं कभी सामने नहीं आई थी। गड़बड़ शुरू हुई 2011 में जब प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल सीसेट बना दिया गया। हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं में उम्मीदवार भी 2010 तक लगभग 15% तक सफल हो रहे थे। भारतीय भाषाओं पर भी गाज 2011 में गिरी जब अंग्रेजी प्रारंभिक परीक्षा में ही अनिवार्य कर दी गई। आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष भारतीय भाषाओं में सफल उम्मीदवारों की संख्या 3% से ज़्यादा नहीं है, यानी 97% अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र हैं। सरकार को निजी क्षेत्र की तरह सक्षम बनाना है तो सिविल सेवाओं में भर्ती की उम्र अधिकतम 37 साल के बजाय 28 वर्ष रखी जाए। प्रारंभिक परीक्षा की भी समीक्षा कर उसे तर्कसंगत बनाया जाए जिससे देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा इन सेवाओं में चुनी जा सके। एक लोकतांत्रिक सरकार में जाति धर्म के किसी भी अंश से मुक्त होने की जरूरत नहीं है। समाज में जाति है तो सरकार में भी होगी। ऐसे कुतर्कों से देश डूब जाएगा। अब यहाँ पर प्रेमपाल शर्मा जी ने एक बात बोली है कि जो आयु सीमा है वो 37 साल के बजाय 28 वर्ष रख दी जाए। क्योंकि जो ये प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर है उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह कामकाजी बनाना चाहते हैं। तो यही बातें क्या नेताओं पर लागू नहीं होती हैं कि नेताओं की भी जैसे एक नौकरी जो इंसान करता है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी जो रिटायरमेंट की उम्र सीमा होती है वो 60 वर्ष होती है। और 60 वर्ष चाहे वो ए क्लास का अधिकारी हो या फिर ग्रुप डी का, तो जब उनकी रिटायरमेंट की जो सीमा है वो 60 वर्ष है तो नेताओं की क्यों नहीं 60 वर्ष होनी चाहिए। और आप जो ये आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपके भी उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। अगर आप 28 कर रहे हैं तो कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी से वंचित हो सकते हैं। बहुत से अगर आंकड़े देखे जाएं तो बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो 29 वर्ष की उम्र में नौकरी पाते हैं। अब जैसे अनु कुमारी जिन्होंने दूसरी रैंक हासिल की थी, अनु कुमारी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में नौकरी पाई थी। तो क्या ऐसे लोगों को नज़रअंदाज किया जा सकता है? प्रेमपाल शर्मा को यह भी बताना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है सिब्बल के सही सवाल। सिब्बल ने कांग्रेस के अंतरकलह के बारे में लिखा था। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे और आज स्पोर्ट्स पेज पर भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। तो ये आज का यानी 30 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।